आज हमें चर्चा करनी है MPPSC 4th पेपर में सामवेगिक बुद्धि पर, और उसी पर हम आगे बढ़ेंगे आज। ठीक है, ये टॉपिक काफ़ी आसान है आप लोगों के लिए एथिक्स के पेपर के अंतर्गत, और यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। आप लगभग हर दूसरे वर्ष या कि लगभग हर साल भी आप देखेंगे कि एकाध प्रश्न इस एरिया से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सामवेगिक बुद्धि के अंतर्गत इसकी अवधारणा क्या है, ठीक है, उपयोगिता, ये दो मुख्य एरिया है, इसके घटक क्या हैं, ये जो कंपोजिशंस वगैरह हैं उसको समझना है हमें। और दूसरा फिर ये जो एबिलिटी है इसका आप किस तरह से अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं, ये हमें देखना है। ठीक है, तो सामवेगिक बुद्धि को समझने के पहले एक उदाहरण से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में, जब भी आप इसको ज्वाइन करें अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, जब आप वहाँ देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ होती है जहाँ पर आप और आपके आसपास के लोग, या कहें कि आपके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं लोग हैं, उनका जो व्यवहार है वह व्यवहार आपके मन के अनुरूप नहीं है, या फिर इस तरह से हो सकता है कि ये फीलिंग आने लगे कि हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं और वो हमें समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, और विवाद की स्थितियाँ जिसको कहते हैं वो निर्मित होती है। तो ये जो विवाद है, ये जो संघर्ष है, इन संघर्षों को किस तरह से कोई व्यक्ति भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ध्यान दीजिएगा सामवेगिक बुद्धि को इंग्लिश में कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस, और इसका एक हिंदी अनुवाद होता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। यानी कि एग्जाम में सामवेगिक बुद्धि आ जाए या फिर भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आप उसको इमोशनल इंटेलिजेंस समझ लीजिएगा। देखिए, जैसे एक होता है कि तार्किक क्षमता आपकी कैसी है, रीजनेबल क्वालिटी कैसी है, या फिर IQ लेवल क्या है। तो पारंपरिक रूप से ये माना जाता रहा है कि जिसका IQ लेवल अच्छा है वो बुद्धिमान व्यक्ति है, महत्वपूर्ण है, और उसकी उपयोगिता उतनी ज़्यादा है। जैसे मैथ्स, रीजनिंग, या फिर कहें भाषाई क्षमता कैसी है उसकी। फिर एक ऐसा समय आया जब सेवा क्षेत्र केंद्र में आ गया इकोनॉमी के, और वहाँ पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता की बात होने लगी। अब देखिए, भावनात्मक बुद्धिमत्ता वस्तुतः वह योग्यता, ये क्षमता है किसी व्यक्ति की जिसके अंतर्गत वह समय विशेष में, किसी विशेष परिस्थिति में अपनी भावनाओं को किस तरह से प्रबंधित करता है, और दूसरा वो दूसरे पक्ष को कितना सुनकर एक सही सामाजिक, या कहें कि एक सही समस्या निवारक निर्णय कर सकता है। मतलब जितनी भी समस्या गंभीर है, जो भी समस्या उत्पन्न हुई है, उसका समाधान भावनात्मक पहलुओं के हिसाब से करने की जो योग्यता है, जो क्षमता है, वह भावनात्मक बुद्धिमत्ता या सामवेगिक बुद्धि कही जाती है। अब इसका प्रयोग अलग अलग स्तरों पर आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता या इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये सामवेगिक बुद्धि है, ये जन्मजात नहीं होती, बल्कि ये सीखे जाने वाली प्रक्रिया का परिणाम है। जिस तरह से पूर्वाग्रह जन्मजात नहीं होते, जिस तरह से मनोवृत्ति जन्मजात नहीं होती, उसी तरह से सामवेगिक बुद्धि भी, इमोशनल इंटेलिजेंस भी सीखी जाती है। हमारे सीखने समझने की जो प्रक्रिया है उसमें सोशलाइजेशन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जिस संदर्भ समूह में, एफिलिएशन ग्रुप से हम जुड़े होते हैं, जिस स्कूल्स में हम होते हैं, जिस कॉलेजेस में हम जाते हैं, जिस ग्रुप को हम ज्वाइन करते हैं, जो हमारा दोस्तों का समूह, जो हमारा परिवार है, परिवार की जो सामाजिक संरचना है, एकल परिवार है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करती नज़र आती है। जैसे कि ये कुछ अध्ययन हैं जो कि साइकोलॉजी के अंतर्गत हुए। जैसे कि ये कहा गया कि किसी बच्चे की जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, वह औसतन रूप से ये देखी गई है कि अगर कोई बच्चा जॉइंट फैमिली सिस्टम में, भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में पला बड़ा है, तो उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर होती है। कारण ये है कि वो बच्चा अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम में अन्य बच्चों से, बड़ों से, छोटों से, अन्य से व्यवहार करता है, और कई बार ऐसा होता है जब उसका जो व्यवहार है या फिर उसके जो क्रियाकलाप है वह अन्य व्यक्तियों के अनुरूप नहीं होते, या फिर यूँ कहें कि वह संघर्ष की स्थितियों में जन्म लेता है। बहुत सारी उसकी चाहतें होती हैं जो बहुत आसानी से पूरी नहीं हो सकती, तो वहाँ पर वो एडजस्ट करना सीखता है। जिस चीज़ को हम एडजस्ट करना समझ रहे हैं वो वस्तुतः उसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विकास का एक प्रक्रम है। जैसे कि कोई बालक है, उसने कोई हरकत की या फिर कहें कि कोई गलती की, तो एक उसकी गलती के सुधारने के लिए या उसकी गलती पर डांटने का जो अधिकार है, एक जो न्यूक्लियर फैमिली है वहाँ पर माता पिता को हो सकता है, और हो सकता है वो भी अवेलेबल ना हो, उसकी जो गार्जियन हो वो धाई हो, कोई धाई माँ उसको पाल रही हो, या फिर कोई यूँ कहें कि कोई नौकरानी उसको पाल रही हो, ऐसा भी हो सकता है। वो जितना अपने माता पिता से संपर्क में नहीं हो, उससे ज़्यादा वो ड्राइवर से संपर्क में हो, उससे ज़्यादा वो काम करने वाली जो आंटी है उनसे संपर्क में हो, या फिर अपने स्कूल फ्रेंड से ज़्यादा संपर्क में हो। ऐसी स्थिति में
वो जो भावनात्मक जुड़ाव है उस बच्चे का अपने माता पिता के प्रति उतना नहीं रह पाता। तो उनकी भावनाओं को जब एक समय आता है जब कहते हैं माता पिता के बेटा ये गलत काम मत करो, ये करो, वो करो, तो वो उससे अटैच ही नहीं कर पाता। क्यों नहीं अटैच कर पाता? क्योंकि भावनात्मक जुड़ाव हुआ ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ जॉइंट फैमिली सिस्टम में आप देखेंगे कि बच्चे का भावनात्मक जुड़ाव परिवार के बहुत सारे सदस्यों तक फैलता है। किसी से बहुत अच्छा होता है, किसी से कम होता है, परंतु जैसा भी होता है वो समझ पाता है कि अगर मेरी कोई डिमांड है, जैसे कि बच्चा समझता है जॉइंट फैमिली सिस्टम में, एक छोटा बच्चा भी समझता है कि उसकी कोई इच्छा है, ठीक, और उसकी इच्छा पूर्ति होनी है, कोई सामान चाहिए उसको, कि दीपावली आ गई मुझे पटाखे चाहिए, तो पटाखे पिताजी नहीं दिलवाएंगे, उनके लिए ताऊ जी के पास जाना पड़ेगा या दादाजी के पास जाना पड़ेगा। हमने कोई गलती कर दी है तो हमें कौन बचाएगा? हमें या तो दादी बचाएगी या दादाजी बताएंगे। बिल्कुल एकदम स्पष्ट है, नाना नानी दादा दादी, उसके पास वो बुद्धिमत्ता है, वो बच्चा सीख रहा है। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि कोई आया, बड़ा भाई आया और उसको मार के चला गया, या फिर परिवार मेहमान आए घर पे और किसी ने उसको डांट दिया। अब उसको गुस्सा तो बहुत आया कि मुझे गलत बात पे डांटा है, परंतु वो उन मेहमानों के सामने चुप रहता है अपने परिवार की इज्जत के लिए। ये जो शब्द है ना, परिवार की इज्जत के लिए, कि यार अभी चुप रहो बाद में देख लेंगे, ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। आपने इस बात को गौर किया हो ना किया हो, बहुत सारे परिवारों में जैसे मान लीजिए कोई अचानक कोई मेहमान आ गया और घर में कोई चीज़ नहीं है, तो माता पिता या फिर कहीं घर की महिलाएं बहुत इशारों से बच्चों को कुछ बातें समझा देती। चुपके से बच्चा जाता है और बाज़ार से कुछ नाश्ते की चीज़ें पीछे वाले रास्ते से ले आता है। हाँ, ये जो मर्यादाएं बनाए रखना या ये जो चीज़ें मैनेज करना है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। अब आप देखेंगे ये बुद्धिमत्ता महिलाओं में काफ़ी अच्छी होती है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में पति पत्नी की लड़ाई हो रखी है और लड़ाइयाँ महीनों तक चलती है, कभी कभी तो सालों सालों भी चलती है कभी कभी तो, और पूरे जीवन भी चल सकती है। तो भैया पति पत्नी की लड़ाई हुई है, अब पति पत्नी आपस में बातचीत भी नहीं कर रहे, परंतु सास ससुर ऊपर जो चाचा चाची है, जो ये फैमिली के अन्य सदस्यों को अंदाज़ा भी नहीं लगने देते हैं कि इन दोनों के बीच में बातचीत भी नहीं हो रही है, लड़ाई हो रखी है। समझिए आप जरा, वो महिला इस तरह से बिहेव करती है, पुरुष के बस की बात नहीं है, वो बहू इस तरह से बिहेव करती है कि मेरी जो लड़ाई है मेरे हस्बैंड से है, हम 1 to 1 मामला है निपटा लेंगे, परंतु किसी को पता नहीं लगने देते वो। ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता है उस बहू की। इसी तरह से जॉइंट फैमिली सिस्टम में हम कुछ गलत काम करके आए हैं और घर लौट के आए हैं, मार खा के आए हैं, थपड़ाया गया है अपने को, ठीक है, तो व्यक्ति क्या करता है, घर आके उसको बस ये देखना है कि किसको बताना है किसको नहीं बताना। कभी कभी तो पता भी नहीं लगने देता घर पे, बच्चा मार खा के आया है और बगैर कोई चिल्लपो के मार खा के वो घर आके सो जाएगा। एक उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। मैं जब छोटा था तो चने के खेत होते ना, चने रबी की फसल होती है, तो सरकारी स्कूल की छुट्टी हुई 12 बजे, दोस्तों ने कहा कि चलो होला खाने चलते हैं। तो स्कूल से खेत की जो दूरी थी वो 3 किलोमीटर थी, तो घूमते घूमते निकल गए। 3 किलोमीटर क्या है, यूँ निकल जाता है चुटकी में। पहुँच गए तो भूख तो लगी थी, तो हमने क्या किया, चला सेकने की होला सेकने की प्रक्रिया शुरू की। छोटे थे, मिडिल स्कूल में मेरे हिसाब से 10-11 साल के रहे होंगे, 6ठी-7वीं की बात होगी। तो हम और हमारे 3-4 दोस्त फटे हाल वही चड्डी में घूम रहे हैं, तो इकट्ठा किया और उसके बाद में चने उखाड़ के लाए और घास पे रखा और लगाया आग। माची से तो लानी थी, बस आग लगाई, चने भून गए, साथ में जो पड़ोस वाला जो जो घास का ढेर था वो भी भुन गया। उसके बाद खेत भुनना शुरू हुआ क्योंकि चने सूखने वाले थे, होली के आसपास का टाइम था। तो 4 बीघा के खेत में से 1 बीघा के चने भून लिए हमने उस दिन। दूर किसी को पता लगा कि भैया ये बच्चे यहाँ पे, कि भैया भागीरथ जी के खेत में आग लगी हुई है, घर तक खबर पहुँच गई। और जब तक हम बुझा पाते, बुझाने का तो सवाल ही नहीं था, वो इस स्तर पे आग लगी, उसके बाद आसपास के खेत लपेटे में आने वाले थे। बस हमारे दोस्तों ने जो देखा कि भैया ये साथ में अब ये पिटने वाला है, तो सबसे पहले वो रफू चक्कर हो गया, हम पहचानते ही नहीं भैया क्या हुआ, कौन भैया, हम नहीं पहचानते। तो यारी दोस्ती तुरंत सफ़ा। उसके बाद में फिर चाचा आए, फिर जैसे तैसे उन्होंने खेत संभाला। फिर शाम को जो परेड होनी शुरू हुई है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में था तो अच्छे से तपाई हुई है। तपाई समझते हैं ना, कि अगली बार ये आग लगाने न जाए, और बाकी बच्चों को सामने खड़ा करके तपाई हुई है कि बाकी सारे लोग समझ ले कि अगर ये हरकत करोगे तो कैसी पिटाई होने वाली है। हो गया कार्यक्रम, मतलब सुधारात्मक कार्यक्रम जो होता है वो हुआ घर में। अब मेरे एक चाचा है, सबसे छोटे वाले चाचा, उसके बाद में मुझे पता लगा कि मतलब 2-1 हफ्ते बाद में वो आए कहीं से, मतलब 2 हफ्ते हो गए होंगे उस घटना के, उन्होंने आके मुझे पीटा, मतलब 2 थपड़े आए,
मैंने पूछा क्या चाचा क्या हुआ, ज़्यादा अंतर नहीं उम्र में, 10-15 साल का ही होगा। तो भैया क्यों मारा, तो उन्होंने बताया कि तूने खेत जलाए थे ना। तो मैंने कहा वो तो 2 हफ्ते पहले की बात थी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं 2 हफ्ते था नहीं ना यहाँ पे, तो अभी ले लो प्रसाद। सोचिए क्या है ये इस तरह से है कि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक बच्चा किस तरह से पला पड़ेगा, उसका सामाजिकरण क्या होगा। अब जब घर में पिटाई हो रही थी, पिटाई मतलब डांट खा रहे थे या डांट रहे थे कि बेटा ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, तब पिताजी कुछ नहीं बोल रहे थे, जो बोल रहे थे बड़े पापा बोल रहे थे कि ऐसी हरकतें नहीं करना है। बाकी बच्चों के सामने बेइज्जती भी हो रही थी। और सोचिए जिन दोस्तों को हुला खिलाने लगे वो तो पहचान नहीं बंद कर दी उस दिन से कि पता नहीं इसके साथ हम भी पिटेंगे। अब ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग हमारे सामान्य जीवन में ये घटनाएं लगातार महसूस करते हैं, और जो व्यक्ति इस काम में जितना सिद्धहस्त होता है वो उतना सक्सेस भी होता है, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, क्योंकि संघर्ष हर जगह ऐसा होता है। तो वो बच्चा जो मार खा के बड़ा हुआ है वो बड़ा होने के बाद मार खा के अपना काम कर लेगा, इसकी संभावना ज़्यादा है बनिस्बत उस बच्चे की जिसको ईगो ये है कि मुझे डांट कैसे दिया। आजकल के बच्चे मतलब हमारे स्कूलों में टीचर पकड़ पकड़ के धोते थे मतलब धोते थे। कुछ टीचर तो कुख्यात थे कि भैया ये मतलब बात कम करते मारते ज़्यादा है, इसलिए होमवर्क करके मतलब जो काम दिया वो करके चलो, ऐसा ऐसा ऐसा। आजकल के बच्चे टीचर ने डांट कैसे दी है। अभी मेरी चाचा की बच्ची का एक बच्चा है, छोटा सा ही है अभी तो 6-7 साल का, 5-6 साल का होगा। वो टीचर को डरा के आया कि मैं आपका खून कर दूंगा, चाकू घर से चाकू लेके आऊँगा और आपका खून कर दूँगा। अब समझिए आप बच्चों को डांट नहीं सकते क्योंकि उनकी ईगो को हर्ट होता है कि सबके सामने मुझे हर्ट कर दिया। वो बच्चा रहता है न्यूक्लियर फैमिली में। अगर वो बच्चा रोज़ाना थपड़िया रहा होता, रोज़ाना उसको झापड़ पड़ रहे होते, तब क्या होता। ठीक है, ये कह रहा हूँ मैं आपसे कि भैया मामला अगर जॉइंट फैमिली का होता तो उतना ईगो का बच्चा नहीं होता, वो भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित ही नहीं हो पाएगी जहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम हो जाए। अब इसी तरह से लड़के और लड़कियों का मामला देख लीजिए। लड़के निरे बुद्धि होते हैं दूसरों की भावनाओं को समझने में, परंतु लड़कियां तुरंत आड़ जाती। ये उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस है। जितना अच्छा भावनात्मक सपोर्ट महिलाएं करती हैं उतना पुरुष कभी कर ही नहीं सकते। जैसे कि किसी दोस्त से आपकी बनती है और आप कभी दुख में हैं, तो दुख में आपका दोस्त सबसे करीबी जो दोस्त है वो आपको सपोर्ट करता है। ठीक है, वो आपको कहते हैं सब ठीक है यार, फेल हो गया ना कोई बात नहीं। फिर उदाहरण समझाता हूँ। 2004 में एक फिज़िकल था, नहीं हुआ, फेल कर गए। तो हमारे जो दोस्त मित्र थे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, पार्टी करते हैं। अब पार्टी के मतलब फेल हुए हैं, रिजल्ट आ गया है, वो भी फेल हुआ, हम भी फेल हुए हैं, जो कि फेलियर को एंजॉय करेंगे। उस समय जून का महीना चल रहा था, जून क्या मई चल रहा होगा, मई जून का महीना चल रहा। बादाम आए हुए थे तो हम 20 किलो बादाम लेके आए और बड़ा पतीला लिया, उसमें रस निकाला, उसमें किलो से शक्कर डाली और दूध डाला और फिर उसको हमने खूब घोटा। हमने क्या बनाया, आम रस, 20 किलो आम का, और पूरे हॉस्टल को कहा कि आज पार्टी है, आओ। ठीक है, आम रस की पार्टी। सोचिए वो जो दोस्त था वो गजब का था भाई, कि यार हम अपनी फेलियर को एंजॉय करेंगे और याद रखेंगे कि इस दिन फेल हुए थे, और याद है भी, सोचो आज इतने साल बाद भी याद है, ताकि हम अच्छा करें। ये भाई दुख में, क्योंकि आप फेल हो गए हो, आपका रिजल्ट आ गया, आप 2-4 नंबर होते तो निकल जाते, आप रहेगा वो दुख कैसे बटेगा। तो दुख में सांत्वना नहीं देना, ये वो अरे तू क्या चिंता कर रहा, चल अपन पार्टी करते, एंजॉय करते। पार्टी हो रही है भाई, फेलियर पार्टी। ये है सामवेगिक बुद्धि, भावनात्मक बुद्धिमत्ता उस व्यक्ति की, कि आप नेगेटिव एनर्जी को कैसे पॉजिटिव माहौल में बदल सकते हो। आप अपने साथ में अपनी फेलियर को एंजॉय कर रहे हो, सब लोगों को पार्टी दे रहे हो, आम पार्टी, कि भैया आओ आम रस की पार्टी, और गिलास भर भर के, लोटे भर भर के। ठीक है, बड़ा पतीला भर के बनाया भाई, ये बड़ा वाला पतीला लेके आए थे। कुछ तो बाल्टी भर के लेके गए, भैया हमारी ये स्टील की बाल्टी ले जाओ, बिल्कुल ले जाओ, निपटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ रहे हैं, ये है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अब इसको इतने सारे उदाहरण समझा दिए मैंने, इसको समझे कैसे। सामवेगिक बुद्धि को परिभाषित कीजिए, किसी व्यक्ति की वह क्षमता या योग्यता जिसके अंतर्गत वह किसी परिस्थिति विशेष में अपनी भावनाओं को समझ करके उसका प्रबंधन करता है, मैनेज करता है उसको, और साथ ही साथ किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों या मतों या भावनाओं को समझते हुए
उसका प्रबंधन करता है। मतलब पूरी सिचुएशन को मैनेज करना, खुद को समझना, सामने वाले को समझना और बेहतर तरीके से उस चीज़ को डील कर जाना, ये है सामवेगिक बुद्धि। प्रशासनिक अधिकारियों में जब आप ये काम करने जाएंगे तो ये चीज़ें आपको रात दिन महसूस करनी है, और पारिवारिक जीवन, पर्सनल लाइफ में भी ये चीज़ें आपको लगातार डील करनी है। अब बात उठती है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ध्यान दीजिएगा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता या सामवेगिक बुद्धि, उसके एलिमेंट्स क्या हैं। देखिए, इसके तत्व कह लीजिए या इसके जो फैक्टर्स है वो कह लीजिए, इसके दो ही एस्पेक्ट है। पहला है पर्सनल और दूसरा इंटरपर्सनल। इसका मतलब है खुद व्यक्तिगत स्तर पर और दूसरा अंतर्वैयक्तिक लेवल पर। व्यक्तिगत स्तर पर क्या हुआ कि सबसे पहले हम अपने इमोशंस को समझें। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है जब मैं समझ पाता हूँ कि हम अपने जीवन में कई लोगों से प्रभावित होते हैं और हमें लगता है कि यार क्या मुझे इससे प्रेम है, क्या मुझे इससे प्रेम है, क्या मुझे इससे प्रेम है। वो जो जुड़ाव महसूस होता है, वो जुड़ाव में हम कंफ्यूज रहते हैं कि किसके प्रति कितना है, कितना नहीं है। जैसे किसी के प्रति हमें लगाव हो गया तो लगाव कभी कभी साथ रहते रहते हो जाता है। जैसे कि आप जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, जहाँ पर आप रहेंगे या जहाँ पर आप काम करेंगे, तो कोई कलीग आपको रोज़ाना मिलेगा और मान लो कि वो विपरीत लिंग का व्यक्ति है, आप पुरुष हो तो वो महिला है। कोई लेडीज़ आपके साथ काम करती है, आपके बराबर है या आपके सबऑर्डिनेट है या आपकी सुपीरियर भी हो जाएगी। कुछ लोग तो अपने बॉस के साथ बहुत कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। तो जब वो वहाँ पर हो जाएगा मामला, तब क्या होगा कि झुकाव होने लगता है धीरे धीरे, साथ रहते रहते झुकाव। फिर अचानक एक दिन ट्रांसफ़र हुआ, आप किसी नई जगह पहुँचे और वहाँ पता लगा कि यहाँ पर भी एक लेडी बॉस है, या आपकी सबऑर्डिनेट है, या आपके इक्विवेलेंट है, कोई आपकी कलीग है, और वहाँ पर उससे भी ज़्यादा झुकाव महसूस हो रहा है। पिछली वाले का नाम भी भूल गया आप 2 दिनों में कि भैया पिछली वाली दीदी का क्या नाम था। महिलाओं के साथ भी ऐसा होता है। अब यहाँ ज़्यादा झुकाव महसूस हो रहा है, फिर किसी तीसरे के प्रति इतना झुकाव महसूस हुआ कि इसके बगैर तो जीना भी मुश्किल है। तो आप अपनी भावनाओं को कहाँ तक समझेंगे और उसको कितना प्रबंधित करेंगे, सोचिए। आप अपने बॉस से ही प्रेम करने लगे और इतना प्रेम कि सुबह 9 बजे ऑफिस सबसे पहले जाते हैं और रात को 10 बजे ताला बंद करके आते हैं कि मैडम एक बार रोज आ जाए तो उनके साथ बैठ के काम कर लें कुछ। सोचिए, अगर आपको अपने बॉस से ही प्रेम हो जाए तो आप ऑफिस जाओगे ना सुबह 9 बजे और रात को 10 बजे ही लौटोगे, उससे पहले तो लौटोगे ही नहीं। समझिए जरा आप, सोच लीजिए, वहाँ पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ दाव पर है, आपकी इमेज दाव पर है, आपकी कार्य पद्धति दाव पर है। तो आपको क्या करना है, अपनी भावनाओं को मैनेज करना है कि प्रोफेशनल लाइफ अलग, पर्सनल लाइफ अलग। तो 10 से 6 काम करना है, 10 से 6 काम किया, 6 बजे के बाद मैडम को बोलिए कि मैडम कॉफ़ी पीने चलना हो तो चलिए, या फिल्म देखने जा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो चल सकती हैं। अगर उनको पसंद होगा तो चलेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। पर ऑफिस में आप वहाँ पर बैठ के मोबाइल पे फिल्म नहीं देखना है, नहीं तो ब्लंडर हो जाएगा, पूरा ऑफिस रद्दा लगा के छिलेगा फिर आपको, ठीक है। उससे ज़्यादा जो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरा, फिर अपनी भावनाओं को समझना, उनको प्रबंधित करना, फिर दूसरों की भावनाओं को समझना। मान लो कि भैया आपने वही उदाहरण कंटिन्यू करते हैं, आपने अपने बॉस को कहा 6 बजे बाद, उन्होंने कहा कि देखिए रामलाल जी, आप मेरे जूनियर हैं, जूनियर की तरह रहिए, है ना। आपका काम 10 बजे शुरू होता है, 6 बजे ख़त्म होता है, उसके बाद मैं नहीं पहचानती आपको, ठीक। अब आपके दिल को लग गया धक्का, तो उस धक्के से खुद को मैनेज करना, फिर ये पूछना, ये समझना पड़ेगा कि यार मुझे मना कर दिया, ठीक है, तो खुद को संभालना है। दूसरी बात, फिर उस बॉस की स्थिति है, उस महिला की स्थिति समझना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कमिटेड है, शादीशुदा है, या फिर है या नहीं है, हो सकता है इंटरेस्ट ही ना हो, किसी और में इंटरेस्ट हो। तो वो सब होने के बाद में अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को सही बनाए रखना, ये है भावनात्मक बुद्धिमत्ता का स्तर। इसलिए समझदार लोग कहते हैं कि प्रेम करना का जो काम है या झुकाव प्रदर्शित करने का कार्य ऑफिस के बाहर से शुरू करना, ऑफिस के अंदर बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो व्यक्तिगत तत्वों में सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, आपके इमोशंस, फिर उनका प्रबंधन, और फिर मान लीजिए कि मैडम ने मना कर दिया है, तब भी कल सुबह 10 बजे उपस्थित हो गए, अच्छे से काम करना है, तो वो है सेल्फ मोटिवेशन, लेके जाना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद अंतर्व्यक्तिक लेवल पे ये चाहिए, तो हो गया है स्वानुभूति या सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं की भावनाओं को समझना, उनकी तीव्रता को समझना, फिर अपनी भावनाओं को समझकर उनका नियंत्रण करना, फिर आत्म अभिप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन,
नकारात्मक परिस्थितियों में सकारात्मक कार्य व्यापार के लिए तैयार रहना। इसके बाद अंतर व्यक्ति तत्वों में सबसे पहला आ जाएगा एम्पैथी का लेवल, और दूसरी बात है उसके अनुसार स्थिति को पूरी तरह से एवेल्यूएट करके फिर आपकी सोशल अवेयरनेस, जिसको कह लीजिए सामाजिक जो अभिक्षमता है, वो देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले अपने को समझ लिया, कंट्रोल कर लिया, फिर दूसरे की भावनाओं को, खुद को उसकी जगह रख के देखो, अपने आप उसकी सिचुएशन समझ में आएगी। ना केवल संवेदना दिखानी है बल्कि उसको महसूस करना है, और उसके आधार पर अंतिम रूप से फिर निर्णय करना है। दैट्स इट। इसी आधारों पर एक और प्रश्न बन सकता है आपके सामने कि सामवेगिक बुद्धि के घटकों या अवयवों पर चर्चा कीजिए। तो मैंने आपको बताया कि भैया सामवेगिक बुद्धि क्या एक प्रकार की योग्यता या क्षमता है, जिसमें घटक जो है, पहली बार अगर बात करेंगे तो पहला आएगा किसी व्यक्ति की आत्म जागरूकता। ये पहला फैक्टर है जो कि काम करता है। मैंने अभी आपको बताया कि सामवेगिक बुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण आधार यही है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक मामला पूरा उलझा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। व्यक्ति द्वारा स्वयं की भावनाओं को समझना, उनकी तीव्रता को समझना, और समझ लेने से क्या होगा, उसको मैनेज भी करना है। इसके अंतर्गत व्यक्ति स्वयं की भावनात्मक आवेग के सापेक्ष स्वयं को नियंत्रित करता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेम भी आ रहा है, तो भी मैनेज करना, और फिर उसके बाद में एक ऐसा मोटिवेशनल फैक्टर तैयार करना खुद के लिए, ताकि आप अपना कार्य सुचारू रूप से संचालित कर सको। मान लो आपकी पर्सनल लाइफ में भूचाल मचा हुआ है और आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उसको बगैर लाए आप अपना काम कर सकते हैं। तो ये है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके बाद अगला जो चौथा फैक्टर है वो है समानुभूति का स्तर, एम्पैथी का स्तर, जिसमें हम दूसरों की भावनाओं, उनकी तीव्रता को समझते हैं, महसूस करते हैं। और उसके बाद में आपकी सोशल स्किल, जिसके अंतर्गत आप अंतिम रूप से उस परिस्थिति का समुचित समाधान प्रस्तुत करते हैं। जब आप एक प्रशासनिक अधिकारी होंगे, जब आप एक पिता होंगे, जब आप एक पति होंगे, जब एक प्रेमी होंगे, जब आप इन सारे संबंधों में उलझे होंगे, तब बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से आमने सामने आएंगी, और उस समय आपको मैनेज कर जाना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मामले में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी बेहतर होती है। ये बात ध्यान दीजिएगा। कोई व्यक्ति कह सकता है कि भैया मेरे पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, या फिर कोई कहे कि मेरे पास ज़्यादा है। तो सबसे पहली बात तो है कि ये जन्मजात नहीं है, ये सीखे जाने वाली प्रक्रिया। तो मान लीजिए कि आप इस मामले में EI के मामले में, इमोशनल इंटेलिजेंस के मामले में, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के मामले में, सामवेगिक बुद्धि के मामले में आप कमज़ोर हैं और प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं, या जब भी कोई आपको चैलेंज करता है तो आप ना छोड़ने वाले भाव में डट जाते हैं कि साला झुकेगा नहीं। सोचिए, ये जो भाव है ना, जब यूँ करता है कोई आदमी और कहता है कि साला झुकेगा नहीं, तो इसका मतलब है कि बुद्धि से बैल है। क्या है? बैल है। बैल क्यों है? झुकेगा नहीं मतलब क्या नहीं झुकेगा? क्या नहीं झुकेगा? समझ रहे हैं आप कि हम किसी से कम नहीं हैं, मतलब हम कट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। इसका मतलब है कि कट ही जाओ। अगर आप एक प्रशासनिक अधिकारी हो और आपको जानबूझ के हरास किया जा रहा है आपके डिपार्टमेंट में कि आप अच्छे से काम ना करें या फिर आप ईमानदारी से काम ना करें, तो फिर क्या ऑप्शन है आपके सामने? इस्तीफ़ा दे के चले जाओ कि साला झुकेगा नहीं, हम रिज़ाइन कर देते हैं। पुरानी हिंदी फिल्में होती है ना कि इस्तीफ़ा हम जेब में लेके चलते हैं, नौकरी तो हम शौकिया करते हैं, हम इतने बड़े ज़िम्मेदार हैं, हम ये है वो है। बात मुद्दा ये नहीं है कि आप नौकरी किस चीज़ के लिए करते हैं, मुद्दा ये है कि आप वहाँ रह के क्या कर सकते थे, क्या करने आए थे। और अगर आपको थोड़ा सा परेशान किया जाए या थोड़ा सा आपको परेशान करके पलायन करने के लिए विवश किया जाए तो क्या आप कर जाएंगे? मुद्दा ये है। तो समझदार व्यक्ति वो है, भावनात्मक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो परिस्थिति को समझ के खुद को उस समय नियंत्रित करता है और फिर एक समुचित निर्णय करता है कि हाँ ये मुझे करना है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्वमूल्यांकन। स्वमूल्यांकन का मतलब देखिए कैसे विकसित करेंगे आप खुद का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए कि आप क्या हैं क्या नहीं। पिछली गलतियों का मूल्यांकन शुरू करिए, अभी की गलतियों का मूल्यांकन शुरू करिए और आने वाले समय में खुद को कैसे डेवलप करना है इसको बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। तो अगर आपके द्वारा किए गए कार्यों, किसी परिस्थिति में आपने कैसे रिएक्ट किया, इसको सोचना शुरू कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अधिकांश सफल लोग, चाहे वो बिज़नेस हो, प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, वहाँ पर सफल वो लोग हुए हैं जिनकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता एकदम उच्च स्तर की रही है, जिन्होंने बहुत क्रूशियल टाइम पर अपने आप को बचा लिया, बहुत क्रूशियल टाइम पर बोलने से, गलत चीज़ बोलने से बच गए या फिर इस चीज़ से बच गए हैं कि
उस समय आपने कोई रिटेलिएशन नहीं किया। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। दूसरा, सामाजिकरण की प्रक्रिया। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से भी हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता की स्थिति को समझते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आपकी अपब्रिंगिंग न्यूक्लियर फैमिली में हुई है या सोशल फैमिली या फिर जॉइंट फैमिली में हुई है तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल अलग होगा। मान लीजिए कि आप अलग ही, आप न्यूक्लियर फैमिली में रहें, अब क्या स्थिति है, क्या बन गई कि परिवर्तित नहीं हो सकती है। कुछ मत करो, आप अपने आप को समूह में, अलग अलग समूह में डालना शुरू कर दो और ऐसे समूह में डालना शुरू करो जहां आप वर्चस्वशाली नहीं हो बल्कि आप डोमिनेट हो सकते हो, आप परेशान किए जा सकते हो। सीधी सी बात है, अपने को चैलेंज देना शुरू करो, नए सोशल ग्रुप में ज्वाइन करवाओ, अपने आप चैलेंज आ जाएगा। आप प्रशासनिक अधिकारी हो तो आप कुछ मत करो, अपनी इस पहचान को छुपा के आप किसी ग्रुप में शामिल होने की कोशिश करो। कोई डांस क्लास शुरू कर लो और वहाँ जाके अपने 120 किलो के वज़न के साथ डांस करना शुरू करो। वहाँ पर तुरंत आपको ईआई की ज़रूरत पड़ने लगेगी, क्योंकि थोड़े दिनों में आप हंसी के पात्र होने लगेंगे। फिर उस हंसी को सहन करके सही निर्णय करने की क्षमता। बात समझ में आई आप? तो सामाजिकरण, सोशलाइजेशन इसी समाज के अलग अलग पहलुओं से जुड़ा हुआ मामला है। फिर उसके बाद में हम प्रेम गाथाओं, प्रसंगों से भी बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, एक बड़ी मज़ेदार कथा है कि भगवान बुद्ध कहीं जा रहे थे, है ना, उनके सामने एक डाकू आके खड़ा हो जाता है। वो उनको बहुत बड़ा बुरा बोलता है। उसके बाद बोलता है कि मैं अंगली मालूँ, मैं तुम्हारी उंगलियां काट के ले जाऊँगा, मैं तुम्हें मार दूँगा। बहुत बड़ा बुरा बोलता है बुद्ध को, उनके शिष्यों के सामने बोलता है। बुद्ध कोई जवाब नहीं। और बुद्ध कहते हैं कि हे अंगुलीमाल, अगर तुम मुझे मार के सुख प्राप्त कर सकते हो तो मैं उपस्थित हूँ तुम्हारे सामने। ठीक है, फिर और कुछ संवाद करते हैं, उसकी बातों को समझते हैं, आंसर करते हैं। कुछ देर बाद स्थिति ये आती है कि अंगुलीमाल बुद्ध के पैरों में गिरा पड़ा होता है। क्या बुद्ध में इमोशनल इंटेलिजेंस था? समझ रहे हैं आप? दूसरा उदाहरण बताता हूँ आपको मैं। ये कथा हो गई, एक प्रसंग हो गई। दूसरा प्रसंग मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति गया किसी महात्मा के पास में और उनको बहुत गालियाँ दी। वो मुस्कुराते रहे। फिर आखिरी में थक हार के ये बोला कि प्रभु एक बात बताओ, मैंने इतनी गालियाँ दी फिर भी आप गुस्सा क्यों नहीं हुए? तो उस साधु संत ने कहा कि अगर मैं कोई चीज़ तुम्हें दूं और अगर तुम वो नहीं लोगे, ग्रहण नहीं करोगे, तो वो चीज़ किसके पास रही? देखिए, मेरे पास। बस उसी प्रकार जिस तरह से तुमने मुझे भला बुरा बोला और मैंने उसको अपने ऊपर नहीं लिया, ठीक है, जब मैंने वो चीज़ ली ही नहीं तो मैं बुरा किस बात का मानूं? तुमने जो गालियाँ दी मैंने ग्रहण नहीं की, वो गालियाँ अभी भी तुम्हारे पास है। ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, और जितने भी बड़े नेतृत्वकर्ता आप देखेंगे, जितने प्रभावशाली व्यक्तित्व देखेंगे, उनमें ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो ये प्रसंग गाथाएँ, इनसे भी चीज़ें सीखी जा सकती है प्रैक्टिसेस के माध्यम से। उसके बाद में विभिन्न कार्यशालाएँ, प्रशिक्षण केंद्र, इनके माध्यम से भी हो सकता है। ठीक है, विभिन्न तरह के केस स्टडीज़ वगैरह के माध्यम से भी संभव है। वाद विवाद गोष्ठियाँ हैं, खेलकूद प्रशिक्षण। खेलकूद में सबसे ज़्यादा बच्चा सीखता है भावनात्मक कंट्रोल करना। सोचिए, उस बॉलर की स्थिति सोचिए जो बॉल फेंक रहा है। बॉल फेंकी, बैट्समैन ने दनान से सिक्स दिया, फिर छक्का। 3 छक्के खाने के बाद में बॉलर को तारे नज़र आने लगते हैं। अब वहाँ उठ के वो अगर बैट्समैन को गाली देने लगे या फिर जाके उसकी कॉलर पकड़ ले तो काम थोड़ी बनेगा। उसको क्या करना है? अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना है, दिमाग को ठंडा करना है और उसके बाद फिर एक यॉर्कर डालनी है ताकि वो बोल्ड हो जाए। कोई भी बॉल डाले, बाउंसर डाले, शॉर्ट पिच डाले, यॉर्कर डाले, जो पसंद हो वो डाले। उसके आउट करने के बाद या मैच को जीतने के बाद फिर सेलिब्रेट करें, वो भी मर्यादा में। ये है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ठीक है, एक बहुत फेमस किस्सा है। वो एक बॉलर था कि भैया जो आउट कर रहा था और कह रहा था कि मैं हिस्ट्री में लिख रहा हूँ। फिर एक बैट्समैन को बुरा लग गया, अगली बार मिला, खूब धोया और जब चौका छक्का मारता तो वही बैट पे लिखना शुरू कर देता, पेज पलट के। आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, जो लोग क्रिकेट को समझते हैं वो समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्लेजिंग क्रिकेट में होता है, तो स्लेजिंग में आप अपना दिमाग ठंडा करके सोचिए। सचिन तेंदुलकर 20 सालों तक एक ऐसा खंभा था जिसको अगर वो आउट हो गया तो भारतीय टीम जीतेगी नहीं, ये लगभग तय था। तो विपक्षी टीम एक ही व्यक्ति को टारगेट करती थी, वो था तेंदुलकर बैटिंग। 20 सालों तक ये सब कुछ देखा हमने और मैंने देखा कि हर तरह की स्लेजिंग, अगर तेंदुलकर स्लेजिंग पर तुरंत जवाब देना शुरू करता तो हर मैच में उस पर स्लेजिंग होती। तेंदुलकर ने कभी भी स्लेजिंग का जवाब स्लेजिंग से दिया ही नहीं।
ये उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल है। उस समय दिमाग को ठंडा रख के वो समझ रहा है खुद के भावों को, सामने वाले के भावों को, वो क्या चाहता है। उसके बाद में एक सही निर्णय कि मुझे बैटिंग करनी है अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए खेलना है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो जो लोग इतना समझ जाते हैं, इतना सीख जाते हैं, वो काम बेहतर हो जाएगा। और फिर बेहतर वातावरण बना के रखोगे तो मामला ठीक होगा ही। ठीक भैया, इस तरह से आप इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल ठीक कर सकते हो। अब हम इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता का जो उपयोगिता है, जो लाभ है, वो देख लेते हैं। अभी हमने सामान्य जीवन की बात ही कि ये प्रश्न एक लोक सेवक के संदर्भ में भी बन सकता है, जितना मैं समझता हूँ। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता के सामान्य जीवन में लाभ या उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो क्या क्या लाभ मिल सकता है बताइए। अगर आप में भावनात्मक बुद्धिमत्ता अच्छी है तो विवादास्पद परिस्थितियों के समाधान में सहायक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल। सामने वाला लड़ने पर उतारू है, आप लड़ने को एकदम शांत बैठे हो, आप समझ रहे हो वो क्या चाहता है। वो गाली दे रहा है तो गाली, अब बुद्ध तो है नहीं जो कान बंद कर लेंगे हम, ना ही उस स्तर के परम पहुँचे हुए व्यक्ति हैं, तो बुरा तो लगेगा, परंतु खुद को उस समय के लिए कंट्रोल कर लो, उस समय के लिए कंट्रोल कर लो कि बाद में देखेंगे। व्यक्ति स्वयं की भावनात्मक संवेग को प्रबंधित करता है और विवाद की स्थिति से बच सकता है, अगर वो ऐसा कर सकता है तो, क्योंकि उस समय अगर वो बच गया तो मामला सही है। दूसरा, सामाजिक जीवन को संतुलित बना सकता है। समाज में हम अकेले नहीं हैं, हम क्या हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं। तो हम अगर विभिन्न तनाव की परिस्थितियों में खुद को संतुलित रखते हैं, एक तो ये आंतरिक संतुलन, इससे हमारा व्यवहार अन्य के प्रति बेहतर हो जाएगा। परंतु दूसरे लोग भी तो पता नहीं कहाँ से लड़ भिड़ के आए हैं, आज किस मूड में आए और वो आप पर आक्रामक हो गए, तब क्या करोगे? तो हमें संतुलन बनाना पड़ेगा बाहरी सामाजिक जीवन में भी। तो आंतरिक स्तर पर भी संतुलन और बाहरी जीवन में, इसके अंतर्गत आप पारिवारिक जीवन को भी जोड़ सकते हैं। भावनात्मक प्रबंधन बेहतर कर पाने के कारण आर्थिक पक्ष में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस से युक्त हैं तो आप अपने सब ऑर्डिनेट से अच्छा काम करा सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। समझिए, आप अगर चालाक व्यक्ति हैं, EI लेवल आपका अच्छा है, तो आपके जो सीनियर हैं वो आपसे खुश रहने हैं और आपके जूनियर आपके लिए काम करेंगे और आपके साथ वाले आपसे जलेंगे कि भैया ये क्या करता है, ना तो हमें ना तो बॉस भाव देता है, ना हमारे जूनियर हमें सुनते हैं, और ये तो ऊपर वाले भी खुश और साथ वाले तो प्राण देने को तैयार है। जो जूनियर है क्या करता है ऐसा? बस यही कि जब कोई दुखी है तो उसके कंधे पे हाथ रखना है, ठीक है। जब कोई आपसे गुस्सा है तो उस समय अपने गुस्से को शांत रखना है, ठीक है। हमेशा अपने विचारों को क्लियर रखना है, अपने टारगेट्स को क्लियर रखना है कि आप क्या करना है। बस इतना आप कर पाएंगे तो फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बढ़िया करेंगे। तनाव प्रबंधन बेहतर तरीके से हो पाएगा। वही है, कोई आया सुबह से आपको 2 फालतू बातें कि आपका दिमाग खराब। पारिवारिक जीवन में भी यही है, किस्मत आपकी बहुत अच्छी रही, अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छा पार्टनर मिलेगा या अच्छा पति मिलेगा। सोचिए, अगर आपका पति ये है कि रात को 9 बजे किसी का फ़ोन आ गया, मैसेज आ गया, तो पलट के आपका फ़ोन देखता है कि 9 बजे किसका फ़ोन आ गया, आप एक प्रशासनिक अधिकारी हो, तो समझिए आपके जीवन कितना नरक वाला होने वाला है। आप पुलिस सर्विसेज में और यही सोचता रहता है कि कहाँ फिर चल रहा है, कहाँ फिर चल रहा है। ऐसा शंकालु पति मिल गया, ऐसी शंकालु पत्नी मिल गई तो फिर क्या होगा? तनाव होगा जीवन में। तो आपकी पर्सनल लाइफ अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर आक्रामक हो सकती है। जैसे कि एक उदाहरण है, एक वेब सीरीज़ है फैमिली मैन, अगर आपने ध्यान दिया हो तो वहाँ पे मनोज वाजपेयी है ना, हाँ, मनोज वाजपेयी का जो इमोशनल, उस कैरेक्टर का जो EI है, अगर वो ख़राब होता है तो उसकी फैमिली लाइफ बर्बाद है और अधिकांश मामलों में बर्बादी। ठीक इसी तरह से एक और फिल्म आई थी शायद यशवंत, नाना पाटेकर की। तो नाना पाटेकर के कैरेक्टर में ऐसा बताया जाता है कि EI लेवल पूरा मिसिंग है, इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल पूरा का पूरा मिसिंग है। ये देखिए आप, तो वहाँ पर तनाव देखिएगा। पारिवारिक जीवन तथा सामाजिक जीवन के बीच में भी संतुलन बनेगा, सुखमय और शांतिपूर्ण जीवन जी पाओगे, ये बेहतर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि सामान्य जीवन में आपको EI के फ़ायदे दिलाती है। एक प्रश्न जो कि आपसे और बन सकता है, मैं आपको ऐड कर दूंगा। वो प्रश्न है कि लोक प्रशासन में या लोक सेवक किस तरह से भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके अच्छा आउटपुट ले सकता है। इस पर एक प्रश्न फ्रेम करके उस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो सब टॉपिक था बेटा, ये कंप्लीट होता है यहाँ पे।
कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आनंद सुपर 100 को और करें अपने MPPSC एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।